नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने अपना इंटरिम बजट जारी कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि कई ऐसे आंकड़े हैं जो हमारे चर्चा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की, तो आपको पता होगा कि इस बार जो है बजट फुल फ्लेजेड बजट नहीं पास किया गया है, एक अंतरिम बजट पास किया गया है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी इस बार अभी लॉन्च नहीं किया गया। सरकार का कहना है कि वो ये जनरल इलेक्शंस के बाद, जो चुनाव एक बार हो जाएंगे तो उसके बाद पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे बाद में लॉन्च करेंगे। लेकिन मीनवाइल सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है, वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है, हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस रिपोर्ट से कुछ प्रश्न उठाएंगे और उस प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। जो डेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आंकड़े हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, ये रिपोर्ट का नाम है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसके ऊपर हम कुछ प्रश्न लेंगे, कुछ एमसीक्यूज लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। जब हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उससे रिलेटेड कुछ नीचे आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ कथन दे रखे हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे। तो पहला कथन है, कोविड-19 महामारी के दौरान यह अपने तत्कालीन मौजूदा स्तर की तुलना में संकुचित हो गई, या फिर ये कहें कि आज का जो हाल के जो आंकड़े हैं उनसे संकुचित होकर के कुछ इसमें कमी आई थी। तो जब हम बात करते हैं कोविड की, तो आपको पता है कि काफी लॉकडाउन वगैरह भी हुआ था, उससे आर्थिक स्थितियों में भी परिवर्तन आए थे। आर्थिक गतिविधियां जो है वो किसी न किसी हद तक इफेक्ट हुई थी कोविड की वजह से, जिसकी वजह से नो डाउट जीडीपी में, या फिर आप ये कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक संकुचन आया था, एक कॉन्ट्रैक्शन आया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए सही है, तो अभी इसको हम लोग रखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद, महामारी के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक आघात से उबरने के बाद इसने लगातार 2 वर्षों तक दोहरे अंक यानी कि डबल डिजिट में वृद्धि की है। यहां आपसे कहा जा रहा है कि जब कोविड खत्म हो गया तो उसके बाद जब इकोनॉमी की रिकवरी हुई, आपको पता होगा कि कुछ टर्म सामने आई थी कि के शेप की रिकवरी है वगैरह, ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि दोहरे अंकों में हुई थी, मतलब 10% से ज्यादा हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि जब कोविड से हम लोग रिकवर कर रहे थे, तो आने वाले कुछ साल तक भारत की जो वृद्धि की दर थी वो लगभग 7% के आसपास रही थी। 7 से आप ये कहें कि 6.6 से 7 के बीच में, या 7 से थोड़ी ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये 2 डिजिट या डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई थी। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो जाता है, तो इसे हम लोग खारिज कर देंगे। फिर अगला है, महामारी के तुरंत अगले वर्ष में इसमें एकल अंक या सिंगल डिजिट की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि सही है। ये स्टेटमेंट यहां तक सही है। लेकिन उसके आगे के वर्ष में दोहरे अंक के साथ वृद्धि हुई थी, जो कि गलत है। जैसा कि मैंने बताया कि उस वर्ष और उसके आगे वाले कुछ वर्षों तक लगभग 7% की दर से वृद्धि की है। और आज भी इस रिपोर्ट का यह कहना है कि आने वाले 1-2 साल तक हम लोग 7% की रेट से ग्रो करेंगे, इसी रेट से आगे वृद्धि होगी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, कोविड महामारी के तुरंत बाद वाले वर्ष में इसमें 4% और उसके बाद 5.8%, 5.8% की वृद्धि हुई। अब मैं आपको बता रहा हूं, कोविड में जब सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, तो इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत कम चला गया था। इवन आप कहें कि एक बार को तो स्लो डाउन की स्थिति तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद से इकोनॉमी ने अचानक से एक गति पकड़ी थी। जब हमने लॉकडाउन सही टाइम पे लगाया, उसकी वजह से गवर्नमेंट के एफर्ट, वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह की वजह से, ये जो है, आप ये देखेंगे कि जब इकोनॉमी कुछ इस तरीके से चल रही थी और उसके बाद कोविड के बाद अचानक से एकदम नीचे चली जाती है। जब ये अचानक से नीचे जाती है और फिर अचानक से इसके अंदर जब ग्रोथ होती है, तो आप यहां देखेंगे कि इस जगह पे आपको एक बेस इफेक्ट नामक चीज काम करते हुए नजर आती है। जब आपके पीछे के आंकड़े बहुत कम हो और उसके बाद अगले वर्ष में अगर गति पकड़ती है इकोनॉमी, तो आपके उस कम आंकड़ों की वजह से प्रतिशत में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में बेस इफेक्ट काम कर रहा था। और उसके यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, ग्रोथ की जो रेट थी वो 4 और 5%, मतलब रिकवरी के बाद 4 और 5% नहीं, लगभग 7% के आसपास थी। तो आप यहां पे भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो यहां पे आपके कितने स्टेटमेंट जो है सही है, कितने कथन सही है, तो आप कह सकते हैं केवल एक पहला कथन जो है वो सही है कि कोविड महामारी के दौरान यह अपने तत्कालीन मौजूदा स्तर की तुलना में संकुचित हो गई थी। उस वक्त जिस भी स्पीड से ग्रो कर रही थी उससे संकुचित हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। वित्त वर्ष 2021 में महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 2 वर्षों में 7% से अधिक की वृद्धि की जो दर है उसको दर्ज करती है। उसके बाद वर्ष 2024 में यह तीसरे वर्ष भी इसी वृद्धि के
को दोहराने के लिए तैयार है। मतलब ये रिपोर्ट यही कह रही है कि इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसी 7% की रेट के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आपका सवाल नंबर 2। निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ गतिविधियां रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अर्थव्यवस्था में वृद्धि को सही तरीके से दर्शाता है? यहां पे बात हो रही है अर्थव्यवस्था में वृद्धि की। जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में वृद्धि या फिर इकोनॉमी में ग्रोथ की, तो आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख लेता हूं कि इकोनॉमी में ऐसे अपवर्ड ट्रेंड है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इसके कुछ मतलब है कि पहली बात कि आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपका जो व्यापार है, ट्रेड है, उसके अंदर वृद्धि हुई होगी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ट्रेड की, तो आप देखेंगे आयात और निर्यात में भी वृद्धि रही होगी। ठीक है, चाहे वो आयात में रही हो, निर्यात में रही हो, वो हमारी बात नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी व्यापार में वृद्धि हुई होगी। जब हम आयात निर्यात की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा आयात निर्यात जल मार्ग से होता है, वायु मार्ग से होता है और स्थल मार्ग से भी होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्थल की, तो देश के अंदर जब भी हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल पहुंचाया जाता है तो वो स्थल के होता है, या फिर आप आसपास के जो देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, इनसे जो हमारे व्यापार होते हैं वो स्थल के माध्यम से होता है। फिर जो दूर देश है, यूरोपियन नेशन वगैरह, उनके साथ जल मार्ग और वायु मार्ग के साथ होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यातायात के द्वारा जो फ्रेट या फिर जो सामान भेजा गया है उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि हुई होगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि हुई होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया, पीएम आवास जैसी योजना, आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंदर सबको घर देने की बात की गई थी। तो ये आवास जैसी योजनाएं थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर या फिर आप ये कहें कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी वृद्धि होगी। जब घर बनेगा तो आपको सीधी सी बात है, आपको दो चीजें लगेंगी, सीमेंट भी लगेगा और स्टील लगेगा। ठीक है, सीमेंट और स्टील की यहाँ पे बात इसलिए की जाती है, जब घर बनते हैं तो आरसीसी का उपयोग किया जाता है और आरसीसी में सीमेंट और स्टील दोनों लगते हैं। तो जब घर बन रहे हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, तो सीमेंट और स्टील की खपत में भी वृद्धि हुई होगी। ठीक है, ये कुछ जाहिर सी बातें हैं जो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि हो रही है तो ये कुछ चीजें तो हो ही रही होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है तो देयर आर चांसेस, मैं बोल रहा हूं फिर भी कि यहां पे चांस है कि आपके रोजगार में भी वृद्धि हुई होगी। ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए अब हम आते हैं हमारी आर्थिक गतिविधियों पर। ठीक है, इसमें पहला है बेरोजगारी की दर में कमी। एक रिपोर्ट भी आई थी और इवन इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि बेरोजगारी की दरों में कमी हुई है। तो ये हम लोग मान के चलेंगे कि सही हुआ है। फिर जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, जब मैंने बोला कि आपका व्यापार बढ़ रहा है, तो व्यापार बढ़ रहा है तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक जीएसटी नामक टैक्स है, और जीएसटी के अंदर हमें ये है कि जीएसटी के रेजिम के बाद हमने ये फाइनल किया था कि ई वे बिल जो है कंपलसरी होंगे। ई वे बिल का मतलब है कि आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है और सामान जब आप यातायात के जरिए लेके जाएंगे तो आपको ई वे बिल ले जाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ई वे बिल रखना होगा। तो जब व्यापार में वृद्धि हुई होगी तो सामान का आदान प्रदान हुआ होगा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा, तो मतलब ई वे बिल कंपलसरीली जनरेट हुए होंगे। तो इसका मतलब है इकोनॉमी में वृद्धि हुई तो ई वे बिल भी जनरेट हुए होंगे। ठीक है, फिर रेल फ्रेट ट्रैफिक में वृद्धि। मैंने बताया कि व्यापार की वजह से, आपके स्थल मार्ग की वजह से, स्थल में आपके रोडवेज भी आ जाते हैं, रेलवेज भी आ जाते हैं, तो आपका सामान जो है रेलवे से भी काफी ट्रेवल किया होगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया होगा। ठीक है, तो इसमें भी वृद्धि हुई होगी। फिर यहाँ है बंदरगाह और कार्गो यातायात में कमी हुई होगी। देखिए यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि व्यापार में वृद्धि हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है, तो बंदरगाहों के द्वारा जो यातायात कंट्रोल किया जाता है उसमें भी वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि कमी हुई है, ऐसा नहीं है। फिर इस्पात की खपत में वृद्धि हुई होगी, स्टील की खपत में वृद्धि हुई होगी, जो कि मैंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ होगा। पीएम आवास जैसी योजनाएं थी, सरकार और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, स्मार्ट सिटी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इस सभी प्रोग्राम में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, जिसकी वजह से इस्पात या स्टील की खपत में वृद्धि हुई होगी। यहां लिखा है सीमेंट के उत्पादन में कमी। अब ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर आपके घर बन रहे हैं, आपकी बिल्डिंग्स बन रही है, तो सीमेंट भी लग रही होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर हवाई यात्राओं में वृद्धि, ये सही है, क्योंकि आपको पता होगा सरकार की एक स्कीम है उड़ान, और सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा नागरिक जो है भारत का हवाई जहाज के साथ ट्रेवल करे। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका चौथा गलत है और एक छठा जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो गलत दी हुई है, बाकी जो है सही है। अब आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए, जिसमें से 4 और 6 हटा दीजिए। इसमें 4 और 6 है, ये नहीं होगा, इसमें 4 है, ये नहीं होगा, इसमें 4 और 6 है, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपकी व्याख्या है जो इसी सवाल से ली गई है और रिपोर्ट के स्टेटमेंट्स जो उठा करके यहाँ रखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल आपका तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों या फिर आप ये कहें कि क्षेत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां बात ध्यान रखने की है कि कथन सही नहीं है। ठीक है, वर्ष 2014 में विनिर्माण या फिर आप कहें कि मैन्युफैक्चरिंग में इसकी हिस्सेदारी 20% से कम थी और 2024 में भी इसकी हिस्सेदारी जो है 20% से नीचे रहने की उम्मीद है। ये कथन जो है अपने आप में सही है, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं या विनिर्माण की बात करते हैं तो इसका जो योगदान है वो लगभग 17 से 18% का है। ठीक है, तो ये बात सत्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 35% से अधिक थी। ठीक है, और जो कि वर्ष 2024 में 25% से नीचे पहुंचने की उम्मीद है। अब देखिए स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि 10 सालों के अंदर आपके एग्रीकल्चर में या फिर कृषि क्षेत्र में 10% की कमी हो गई है। देखिए ये ऐसा नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम लोग काफी वक्त से देख रहे हैं आंकड़ों को और हम ये देखते हैं कि जो कृषि का ये है लगभग कुछ इस तरीके से रहा है कि इतना हेरबदल नहीं आया है आंकड़ों में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है कि 10 वर्षों में 10% की कमी नहीं आ सकती। तो इसको हम लोग अभी रखते हैं अपने ऑप्शन के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में सेवा सर्विस क्षेत्र की हिस्सेदारी 45% से अधिक थी और वर्ष 2024 में इसके 50% से अधिक होने की उम्मीद है। हमने रिसेंटली भी आपने, अगर आप इकोनॉमी या न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो अभी सर्विसेज सेक्टर जो है वो लगभग 53 से 54% का योगदान देता है। तो दोनों केस में ये 45% से भी ज्यादा है और 50% से ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। फिर मूल्य के संदर्भ में सेवा व विनिर्माण क्षेत्र संयुक्त रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में 66% से अलग से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। तो आप देखिए कि हमने बात की सर्विसेज की, जो कि आपके लगभग आप मान लीजिए कुछ 55% के आसपास, और ये लगभग 18% के आसपास ले लीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 66% से काफी ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। तो जिसकी वजह से ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में 10% का हेरफेर हुआ है, जो कि अपने आप में गलत है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका चौथा। उससे पहले ये आपके क्षेत्रों की विभाजन जो है आपके सामने रखा हुआ है। विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 2014 में 17.2% के आसपास था, जो कि 2024 में 17.7% हो गया। बीच में ये एक टाइम था जब ये 18% को भी छू गया था। उसके अलावा जब कृषि क्षेत्र की बात करें तो 31.7% से अभी ये कम होकर के 27% हुआ है। देखिए, क्योंकि हमारे सर्विसेज में वृद्धि हो रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर से आएंगे लोग यहां से यहीं जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है कि एग्रीकल्चर से लोग बाहर निकल करके सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सवाल चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कुछ सामने युग्म रखे हुए हैं। उपरोक्त में से कितनी स्थितियां लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायक होगी? लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायक होगी मतलब अर्थव्यवस्था को एक अपवर्ड ट्रेंड में ले जाएगी, एक अच्छे आप ये कह सकते हैं वृद्धि की ओर ले जाएगी। ठीक है, घरेलू निजी खपत में वृद्धि। अब जब आपके पास ये कहें कि घरेलू निजी खपत जो है कंजम्पशन में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो आपके जो निर्माता है, निर्माता वर्ग के पास एक इंसेंटिव होगा, एक कारण होगा जिसके लिए वो लोग पैसा इन्वेस्ट करके इकोनॉमी में वृद्धि करेंगे, या फिर आप ये कहें कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी क्या होता है? घरेलू उत्पाद ही होता है ना। तो जब उत्पाद बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा, मतलब इकोनॉमी वृद्धि करेगी। ठीक है, तो ये अभी हम लोग इसको सही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद युद्ध के कारण भू राजनीतिक आघात। अब यहाँ पे आघात अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अगर किसी चीज पे आघात हो रहा है तो इसका मतलब है कि वृद्धि नहीं होगी। और दूसरी बात, जब भी हम भू राजनीतिक आघातों की बात कर रहे हैं, युद्धों की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे मान लीजिए इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू चल रहा है, उसके अलावा रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो आप देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक क्राइसिस आ जाता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, आपके आयात निर्यात पर भी फर्क पड़ता है। तो इसकी वजह से ये कह सकते हैं कि, या फिर आप ये कहें कि ऑयल जो होता है आपका, जो तेल है, उसके भावों में वृद्धि हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका फेडरल रिजर्व की मौद्रिक सख्ती, मॉनेटरी टाइटनिंग, मतलब अब वो पैसा देने में कंजूसी करेंगे, टाइटनिंग करेंगे, वो पैसा नहीं देंगे।
अगर अमेरिका किसी और देश को अपना पैसा नहीं देगा या फिर आप सहायता नहीं देगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट कम आएंगे। ठीक है, एफडीआई वगैरह में कमी होगी, क्योंकि एफडीआई वगैरह में क्या होता है कि जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी लूज होती है, आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं लोगों को, तो वो लोग आकर के इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को। जब आप पैसा ही नहीं देंगे, टाइटनिंग करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, तो आपका बाहर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और जब अमेरिका भारत आके इन्वेस्ट नहीं करता है, तो हमारे इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है, वृद्धि तो नहीं होगी। ठीक है, फिर आरबीआई द्वारा हॉकिश मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी रखना, मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल रखेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह पे कंट्रोल रखेगा। जब इन्फ्लेशन कम होती है, या फिर आप ये कहें कि इंटरेस्ट की जो रेटें हैं वो आरबीआई कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे तौर से हम ये नहीं कह सकते कि वृद्धि की दौर ऊपर ही जाएगी, या फिर इसके और भी कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर सुस्त वैश्विक मांग, स्लगिश ग्लोबल डिमांड। अगर मांग सुस्त रहेगी तो लोग प्रोड्यूस क्यों करेंगे, उत्पाद क्यों करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि केवल पहला है जो एक सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स की, तो हमने एक एक करके गलत कर दी है। जब हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई वाले के इसके दोनों प्रभाव हो सकते हैं, तो आप ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देख रहे हैं जिसके अंदर 1 और 4 हो, इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा केवल ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल 5वां। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सवाल इसलिए लिया गया था ये बताने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को अभी जो ड्राइव कर रहा है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है, वो है घरेलू खपत। ठीक है, कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कंजम्पशन पे। ठीक है, मतलब लोग खर्च कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए पैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 5वां सवाल है, विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में फ्रेजाइल 5 शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फ्रेजाइल 5, यहाँ पे फ्रेजाइल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वल्नरेबल, या फिर कुछ नेगेटिव सेंस में हम इस वर्ड को ले सकते हैं। ठीक है, जब हम फ्रेजाइल वर्ड की बात करें तो आप इसको हिंदी में नाजुक कह सकते हैं। ठीक है, अब जब यहां अर्थव्यवस्था के नाजुक होने की बात की जा रही है, तो एक वक्त था 2013 के आसपास जब भारत को भी फ्रेजाइल 5 में कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो क्यों किया जाता, तो हम रीजन देखते हैं अभी। अर्थव्यवस्था का एक समूह जो अपनी मजबूत और टिकाऊ निवेश प्रथाओं के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहां हम बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था नाजुक है, उसको फ्रेजाइल 5 बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे मजबूत और टिकाऊ निवेश है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं उच्च राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही होती है। अब नाजुक है, चीजें तभी नाजुक होती है जब आप बहुत सारी चुनौतियों से घिरे हुए होते हो, तो एक ये कंसीडर कर सकते हैं, अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे। फिर अगला है, आर्थिक विकास के लिए घरेलू खपत, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर अत्यधिक निर्भरता वाली अर्थव्यवस्था है, इसको भी हम लोग अभी कंसीडर कर सकते हैं। अगला देखते हैं, बाह्य आर्थिक आघातों से के प्रति लचीलापन का प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रों का गठबंधन। मतलब कि अगर बाहर से कोई आर्थिक आघात होता है, बाहर से कोई अर्थव्यवस्था में कोई आप ये कह सकते हैं चेंज आता है, उससे अगर आपकी अर्थव्यवस्था जो प्रभावित नहीं होती, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था में एक लचीलापन है जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही है, मतलब एक रेजिलियंस दिखाती है। तो यहाँ पे रेजिलियंस दिखाने का मतलब है कि आपकी अर्थव्यवस्था एक अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फ्रेजाइल है या नाजुक है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अब इन दोनों में से जो सबसे सही लग रहा है वो ये है कि यहाँ राजकोषीय घाटे की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिशिएट की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आर्थिक चुनौतियां हैं। जब चुनौतियां हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सबसे सही उत्तर हमें लग रहा है, तो इसको हम लोग टारगेट करेंगे। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। देश ने विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सराहनीय काम किया है। जो आपको पता है कि अभी रिसेंटली हम लोग भारत जो है वर्ल्ड की या फिर जगत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो भारत कभी फ्रेजाइल 5 में आता था, नाजुक देशों में आता था, वो आज भारत जो है लगभग 10 सालों के अंदर अंदर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो इसकी वजह से हमने ये सवाल लिया था। 2013 के वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 उभरती अर्थव्यवस्था का कुख्यात क्लब में शामिल किया गया था। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया था कि इस उभरते हुए बाजार के अंदर अर्थव्यवस्थाओं में एक समूह को संदर्भित करते हुए प्रयोग में लाया गया था। इन अर्थव्यवस्थाओं को बाह्य आर्थिक आघातों के प्रति संवेदनशील माना जाता था। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में कोई चीज ऐसी हो रही है या चाइना में कोई ऐसा इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है, तो ये माना जाता था कि भारत में उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
फिर उसके बाद फ्रेजाइल 5 देशों को की पहचान उनके महत्वपूर्ण चालू खाता घाटे जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट, उच्च मुद्रास्फीति, हाई इन्फ्लेशन और अन्य आर्थिक कमजोरियों के आधार पर की जाती थी। ठीक है, इसके अंदर काफी देश हुआ करते थे, जैसे साउथ अफ्रीका होता था, इंडोनेशिया होता था, टर्की होता था, भारत भी होता था। तो ये कुछ देश थे जिनको फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बालिकाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2010-20 के दशक में दोगुने से अधिक हो गया था। अब देखिए ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सीधा उस रिपोर्ट से उठाया गया है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, निजी गैर वित्तीय क्षेत्र नॉन फाइनेंशियल सेक्टर जो है का ऋण जीडीपी अनुपात में 2010 से 2018 तक काफी बढ़ गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान रखने की बात यह है, अगर आपको ये स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता है तो आप ये देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऋण की। ठीक है, जब आप देखेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे क्रेडिट्स दिए गए थे, ऋण दिए जाते थे, और आपने ये शब्द सुना होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या ऐसे लोन जिनके वापस आने की उम्मीद कम है। ठीक है, तो जब ऋण ज्यादा दिए जाते थे तो इन लोन जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे उनमें भी काफी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप यहां पे कह सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा थे, मतलब कि किसी टाइम पे ज्यादा ऋण भी दिए गए होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2010 से, तो 2010 से लेकर के 2015-16 का ऐसा टाइम था, तब तक ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे थे हमारे। तो यहाँ पे इस दौर पे हम कह सकते हैं कि ऋण भी ज्यादा दिए गए, इसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बढ़ रहे थे। फिर 2015 से लेकर के हम 20 की बात करते हैं, तो आपको पता होगा उसके बाद इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड भी आया था, जिसकी वजह से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये एनपीए को घटाया जाए। ठीक है, उसके बाद जो बैंकिंग की पॉलिसीज थी वो कुछ इस तरीके की थी कि वो किसी को भी लोन नहीं दे रहे थे, उसके पीछे का बैकग्राउंड चेक वगैरह करते थे, एक क्रेडिट स्कोर चेक करते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ था कि आपके एनपीए कम हुए, मतलब आप लोन कम दे रहे हो। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 2015 तक तो लोन दिए गए थे काफी अच्छे सारे, फिर उसके बाद एक दौर आया जहां पे लोन कम दिए जाते थे, सोच समझ के लोन दिए जाते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि काफी 2010 से लेकर 18 तक लगातार बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग गलत कह सकते हैं। जीएसटी प्रणाली के तहत मासिक संकलन संग्रह वित्त वर्ष 2018 से 23 तक लगभग दुगना हो गया है। ये स्टेटमेंट भी आपके इसी डॉक्यूमेंट से लिया गया और ये एकदम सत्य है। ठीक है, जब से जीएसटी आया है उससे लेकर के आज तक 2018 से 2023 तक, जब इनिशियली जीएसटी कलेक्शन होता था 0.90 लाख करोड़, जो कि अब बढ़ करके 1 लाख करोड़ 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो निम्न में से कितने स्टेटमेंट जो है सही है? तो आपके 2 स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, 1 और 3 सही है। आप कह सकते हैं केवल 2 स्टेटमेंट। ठीक है, आपका छठा सवाल। अब आप देखते हैं व्याख्या, देख लीजिए। बालिकाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है, मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिया गया है, उसी तरीके से ये बाकी स्टेटमेंट भी डायरेक्टली लिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, 7वां सवाल। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इंटरनेट की पहुंच ने 2022 में 50% के आंकड़े को पार कर लिया था। यह भी स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट से लिया गया है और ये सही है। 2014 के बाद इंटरनेट की पहुंच 3 गुना से अधिक बढ़ गई है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका आंसर होगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं इंटरनेट इन इंडिया की, तो हमने बहुत सारे ऐसे मिशन देखे हैं, डिजिटल इंडिया वगैरह। मतलब भारत सरकार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से हर जगह पे इंटरनेट पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है अभी नए हैं और आपके सामने रखे गए कि 2022 में लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या के पास इंटरनेट की पहुंच है। उसके अलावा 2014 के बाद इंटरनेट की पहुंच 3 गुना अधिक बढ़ गई है आज की डेट में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 8वां सवाल देखते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण करना है। इस नीति का संभावित दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तत्काल वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत लॉजिकल चीज है, यहां बोला गया दीर्घकालीन प्रभाव बताइए। अब जब हम दीर्घकालीन प्रभाव की बात कर रहे हैं और यहां कह रहे हैं कि तत्काल वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखिए, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में अल्पकालीन व्यवधान, यहां पे फिर से बात की गई है अल्पकालीन की और हम लोग यहां दीर्घकालीन बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा, वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में दीर्घकालीन वृद्धि। अब यहां से बात होती है कॉम्पिटिटिवनेस की, आ जाती है प्रतिस्पर्धात्मकता की। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसका मतलब है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं,
बिजनेस में काम करने का तरीका बहुत आसान कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है उसको बहुत कम खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा व्यय कम करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो होगी कम होगी, जिसकी वजह से आप पूरे वर्ल्ड में या फिर हम देखें कि दुनिया के व्यापार के साथ कंपेयर करें तो आपके व्यापार जो है काफी सस्ते हो सकते हैं, आपके एक्सपोर्ट भी काफी सस्ते हो सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर है। इसके अलावा डी ऑप्शन है आयातित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता पर निर्भरता में वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात कर रहा है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजनेस में, इकोनॉमी की बात हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के बारे में बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात की जा रही है, तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब आगे 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 23 तक भारत की वस्तुओं के निर्यात में 50% से अधिक और सेवाओं के निर्यात में 120% से अधिक की वृद्धि हुई है। यहां पे आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, अभी इसको हम रखते हैं। उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में भारत की निर्यात टोकरी में विविधीकरण में काफी कमी आई है। ठीक है, अब ये आप देखिए कि जब हम बोल रहे हैं कि हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी कहती है कि हमको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जब उनका निर्यात करना है, जब हम बात कर रहे हैं कि हमको निर्यात करना है, तो हम लोग चाहेंगे कि निर्यात की टोकरी में ज्यादा से ज्यादा सामान हो। ठीक है, तो मतलब निर्यात की टोकरी का विविधीकरण करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका बी जो है वो गलत है, क्योंकि यहां बोल रहे हैं कि इसमें कमी आई है, जबकि कमी नहीं आई है, इसमें वृद्धि आई है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब जाने से पहले आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2019 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद दैट इज जीडीपी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33% तक कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारा लक्ष्य था 33% तक एमिशंस को लेके जाना, एमिशन लेवल, उत्सर्जन तीव्रता, तो उसको हमने हासिल कर दिया उस लक्ष्य को। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया है। ठीक है, आपके लिए 2 स्टेटमेंट है, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको ये सवाल अपने से अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में रखना है। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।